हेलो, गुड इवनिंग बेटा। हाँ हाँ ठीक है। कुछ कुछ बना रहे थे बेटा, बनाए हैं कुछ कुछ जो एक्सरसाइज दी है उसको किए हैं ना? डाउट उठ है क्या? चलिए ठीक, बहुत सारा है ना? बहुत सारा डाउट कैसे हो जाएगा बेटा? बहुत सारा डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलिए अरे कुछ डाउट है ना, फिर हम बताएंगे कि सब लोग चिंता नहीं करना। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। टाइमिंग कैसे चेंज करें बेटा? और भी बच्चा लोग रहता ना, सब स्कूल का बच्चा रहता ना। अभी स्कूल में तो छुट्टियाँ हो जाएगा, 1-2 दिन के लिए हुआ है बेटा, ऐसा नहीं कि रेगुलर होगा वो। 1-2 तो 1-2 दिन हो गया बेटा। दोनों पढ़ो एक साथ, और क्या, दोनों एक साथ पढ़ो, 2 मोबाइल में पढ़ो। क्या करोगे? देखो ट्यूशन वाला टाइम भी तो सबका ऐसे ही रहता है ना, एडजस्ट होकर, फिर वैसे में क्या करोगे? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो तो क्लास करा दिया क्लास। देखो क्वेश्चन लिखो, अब क्वेश्चन समझ के काम करना है, ठीक है? क्वेश्चन समझ के काम करना है आपको। लिखो 5 persons entered the lift cabin। क्वेश्चन सुनना, 5 persons entered the lift cabin on the ground floor। 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of an 8-floor building। बिल्डिंग कितने फ्लोर का है? हाँ, बिल्डिंग 8 फ्लोर का है। कितना पर्सन इंटर्ड कर रहा है? 5 पर्सन। 5 पर्सन लिफ्ट इंटर्ड द लिफ्ट केबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एन 8-फ्लोर बिल्डिंग। ठीक है, फुल स्टॉप। If each of them can leave the cabin independently, if each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first, लिखिए find the total number of ways in which each of the 5 persons can leave the cabin। Find the total number of ways in which each of 5 persons can leave the cabin। पहला सवाल इसमें है, at any one of the 7 floor, at any one of the 7 floor, one of the 7 floor, any one of the 7 floors, at any one of the 7 floors। क्या आंसर होगा इसका? आप क्वेश्चन समझ गए क्या? क्वेश्चन समझ गए क्या? सुन लो, 8 तल्ले का 8 फ्लोर का कोई बिल्डिंग है। 5 पर्सन लिफ्ट केबिन में इंटर करता है। 5 पर्सन जो है लिफ्ट केबिन में इंटर करता है ग्राउंड फ्लोर में। लिफ्ट में कितने पर्सन ऑलरेडी इंटर्ड हैं बताओ? 5 पर्सन ऑलरेडी इंटर्ड है। काम क्या है, एक्चुअल काम क्या है यहाँ पे? एक्चुअल काम है ये 5 लोगों को केबिन, लिफ्ट जो है केबिन छोड़ देना, लिफ्ट केबिन से लीव आउट होना, मतलब 5 पर्सन को लिफ्ट केबिन छोड़ देना है। तो यहां पे एक्चुअल इवेंट क्या है तुम बताओ? 5 पर्सन को लिफ्ट केबिन छोड़ना इंपॉर्टेंट है ना, बताओ बोलो। तो यहां पे आपके पास इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास कितना जॉब है? 5 जॉब है क्या?
पहले फर्स्ट पर्सन केबिन को लिफ्ट करेगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, 5 पर्सन है। आपका इवेंट कंप्लीट कब होगा? P3, P4, P5, ये 5 पर्सन है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। आप बताएं इवेंट कंप्लीट कब होगा? जब ये पांचों पर्सन लिफ्ट केबिन को लीव कर देगा, तब इवेंट कंप्लीट होगा। सोचिए, बोलिए बेटा। तो यहां पे सारा काम होना जरूरी है, ये पांचों जॉब होना जरूरी है या कोई एक जॉब से काम हो जाएगा? तो पांचों होना जरूरी है, तो बेजेस सारे मल्टीप्लाई होंगे या ऐड होंगे? हाँ, अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है आप सोचो, क्या कर रहा है? एट एनी वन ऑफ द 7th फ्लोर, P1 के लिए कितने ऑप्शन है? P1 को लिफ्ट का केबिन लीव करने के लिए कितने ऑप्शन है? 7 ऑप्शन है क्या? P1 के लिए 7 ऑप्शन, क्योंकि कोई भी फ्लोर पे बोल रहा है, किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है, या तो फर्स्ट पे, या तो सेकेंड पे, या तो थर्ड पे, या तो फोर्थ पे, या तो फिफ्थ पे, या तो सिक्स्थ पे, या तो 7th पे। तो फॉर P1 के लिए कितना वेज? 7 वेज। P2 के लिए कितना वेज बताइए? इसका वेज सेम रहेगा या घट जाएगा? नहीं, ये कह रहा है एट एनी वन ऑफ द फ्लोर, एनी फ्लोर, किसी भी फ्लोर पे, कोई किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है। अगर मान लेते P1 पहला फ्लोर पे उतरा, तो P2 भी पहला फ्लोर पे उतर सकता था। तो बताओ यहां वेज सेम रहेगा या घटेगा? बताओ मेरे बेटे, सेम होगा। तो 7 वेज, सोच के बताना है, ऐसे नहीं एक बोला तो बोला, समझ के बनाना है। P3 के लिए भी 7 वेज, P4 के लिए भी 7 वेज, P5 के लिए भी 7 वेज। क्या आपका वर्क कंप्लीट हो गया? क्या सारे उतर गए? जॉब कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा बताओ? सारे वेजेज मल्टीप्लाई होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ फर्स्ट पर्सन इंटू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेकेंड पर्सन, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 5 बार, दैट इज 7 पे पावर 5। क्या आएगा आंसर? समझ में आ रहा है क्या? बोलो बेटा, क्लियर है? दूसरा सवाल इसी में है, दूसरा सवाल इसी में लिखो। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कह रहा है बेटा एट डिफरेंट फ्लोर्स। अब दूसरा सवाल कह रहा है एट डिफरेंट फ्लोर्स, एट डिफरेंट फ्लोर्स। अब बताओ, यहां भी पांचों जॉब होना जरूरी है। तो यहां P1 के लिए कितने ऑप्शन? P2 के लिए बताओ कितने? क्योंकि P1 जिससे उतरेगा P2 उससे नहीं उतर सकता है, तो P2 के लिए 6 वेज। P3 के लिए बताओ 5। P4 के लिए बताओ 4 वेज। P5 के लिए कितना वेज? 3 वेज होगा क्या? तो यहां टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, 7 गुना 6 गुना 5, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 हो जाएगा क्या बताओ? मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 42 और 60, 20 60, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 1 25, 2520 हो जाएगा क्या बताओ? ठीक है। अब 7 पे पावर 5 को नहीं कैलकुलेट करना, चलिए एक थोड़ा सोच के बनाइएगा, थोड़ा सोचना है। देखिए क्वेश्चन है, इफ P, Q बिलोंग्स टू, इफ P, Q बिलोंग्स टू, P, Q बिलोंग्स टू, P और Q जो है वो इस सेट से लिखा गया है। P, Q बिलोंग्स टू 1 2 3 4, मतलब P जो है 1 2 3 4 में से सेलेक्ट करना है,
क्यू भी जो है आपको चुनना है 1 2 3 4 में से। देख लिए P और Q कहां से क्रिएट होगा, इस सेट से क्रिएट होगा। P1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। Q भी जो है 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है सवाल। Then find the number of equations of the form. Then find the number of equations of the form px square plus qx plus 1 बराबर 0. Then find the number of equations of the form px square plus qx plus 1 बराबर 0 having real roots. Having real roots. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आपको P और Q इस सेट से उठाना है और इस सर्कल का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इस सर्कल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो आप कितने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जिसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, जिसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अब आपको यहां पे लगता नहीं है, अब बताओ यहां पे PQ का अरेंजमेंट करना है या PQ का सिलेक्शन करना है, पहले ये सोचो। क्या आपको लगता है PQ का अरेंजमेंट करने से काम होगा या PQ को सेलेक्ट करने से काम होगा? PQ तो अरेंज होगा ही नहीं, PQ तो अरेंज होगा ही नहीं। P तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, Q x का कोफिशिएंट, तो P और Q का पोजीशन तो फिक्स है, तो PQ तो अरेंज होगा ही नहीं। मैं P और Q को सेलेक्ट करूंगा, P का सिलेक्शन करना और Q का सिलेक्शन, और जितने तरीके से P और Q का सिलेक्शन करेंगे उतना ही नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, बताओ, सोचा जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि जितने तरीके से P और Q आप सेलेक्ट करेंगे उतने तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, उतने नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक बना सकते हैं? दैट मींस यहां पे नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेज ऑफ P एंड Q फ्रॉम दिस सेट और नॉट। नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट P एंड Q फ्रॉम दिस टू सेट। ठीक है ना? अब आपको जो क्वाड्रेटिक बनाना है उस क्वाड्रेटिक का कंडीशन क्या दिया, हैविंग रियल रूट्स। तो आपको याद होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक का रियल रूट्स होने का क्या कंडीशन होता है, बताओ। किसी भी क्वाड्रेटिक का रियल रूट्स होने का कंडीशन क्या है, बताओ। डिस्क्रिमिनेंट। किसी भी क्वाड्रेटिक का रियल रूट्स होने का कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर इक्वल टू 0। बताओ, सिर्फ ग्रेटर 0 या ग्रेटर इक्वल टू 0? सोच के बताओ, बोलो ना मेरे बेटे। क्योंकि रूट्स अगर रियल है तो इक्वल रूट्स भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। तो डिस्टिंक्ट का कंडीशन होता है d ग्रेटर 0 और इक्वल का होता है d बराबर 0। तो इक्वल रूट्स भी रियल रूट्स में ही काउंट होता है और डिस्टिंक्ट रूट्स भी क्या है, रियल रूट्स में ही काउंट होगा। तो d शुड बी ग्रेटर देन 0। कोई बताएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, q स्क्वायर माइनस 4p ग्रेटर इक्वल टू 0। क्या होगा सोचो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू कांस्टेंट टर्म a b c b स्क्वायर माइनस 4ac a is what p b is q and c is 1। क्लियर है? a किसके बराबर है बेटा, p के बराबर, b किसके बराबर है बेटा, q के बराबर, और c किसके बराबर है, 1 के बराबर। क्या समझ में आ रहा है सबको? सो q स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4p, q स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4p। ठीक है यहां तक? अब सोचिए q स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4p। मैं क्या करता हूं, मैं q का सिलेक्शन करता हूं, q का सिलेक्शन करता हूं, यहां पे टेबल बनाता हूं, यहां पे मैं सिलेक्ट करता हूं q को और यहां पे मैं लिखता हूं p, या मैं p को सिलेक्ट करता हूं पहले और यहां लिखता हूं q।
अब P मान लिया हमने 1 लिया, अगर P का वैल्यू हम 1 लेते हैं, इस तरह से सिलेक्शन करना होगा टेबल बना के। अगर P का वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो सोचो Q1 होगा क्या? P का वैल्यू अगर 1 लिया जाए तो क्या Q1 होगा क्या? क्योंकि P का वैल्यू जब मैं 1 लूंगा तो Q स्क्वायर क्या होना चाहिए? 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए। सोचो, अरे बोलो मेरे बेटे, तो Q स्क्वायर जब 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए तो क्या Q का वैल्यू 1 हो सकता है क्या? नहीं। क्या क्या 2 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बराबर 4 आ जाएगा। क्या 3 हो सकता है क्या? क्या 4 2 3 4 होगा क्या? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। सही लिखा क्या मैंने? अब P का वैल्यू मैं 2 लेता हूं, अब P का वैल्यू मैं 2 लेता हूं, किसी एक को बेस बना रहा हूं। P का वैल्यू मैं 2 लेता हूं, P का वैल्यू 2 लूंगा तो Q स्क्वायर 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए। Q स्क्वायर 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि P जब 2 होगा तो Q स्क्वायर क्या आएगा? ग्रेटर इक्वल टू 8। दिख रहा है क्या सबको? इफ P बराबर 2 सोचा जाए तो Q तो 1 नहीं होगा, Q2 नहीं होगा, Q3 होगा और Q4 होगा। क्या होगा बताओ? नहीं समझ में आ रहा। अगर P का वैल्यू 2 लेंगे तो Q स्क्वायर 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए, तो Q बराबर 1 रखेंगे तो क्या ये Q स्क्वायर 8 से ज्यादा होगा? नहीं होगा। 2 से भी नहीं होगा, 3 से होगा ना, 9 ग्रेटर 8 हो जाएगा। सही है। 4 ग्रेटर 16 ग्रेटर 8 सही है, तो 3 और 4 होगा क्या बताओ? अच्छा P का वैल्यू 3 लो, P का वैल्यू 3 लो, P का वैल्यू 3 लो तो Q का वैल्यू क्या बनेगा? P का वैल्यू सिर्फ 4 आएगा और Q का वैल्यू 4 ले लो तो Q का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा क्या? 4 होगा? सोचो सोचो सोचो, अगर P का वैल्यू 4 ले लेते हैं तो Q स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 16, तो Q का वैल्यू 4 लेंगे तो 16 ग्रेटर इक्वल टू 16, ये तो सही है ना? तो बता दो नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा? जब मैं P को 1 लूंगा तो Q का 3 तरीका है सेलेक्ट करने का, P को 2 लूंगा तो Q का 2 तरीका है सेलेक्ट करने का, P को 3 लूंगा तो Q का 1 तरीका है सेलेक्ट करने का, P को 4 लेंगे तो Q का फिर 1 तरीका है सेलेक्ट करने का। कितने नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहे हैं? जितने डिफरेंट Q बन रहे हैं देखो, जब P 1 लूंगा तो Q 2 3 4 कोई भी ले सकता हूं, तो P बराबर 1 से 3 क्वाड्रेटिक बनेगा क्या बताओ? P बराबर 1 से Q का 3 वैल्यू है, तो Q का यहां 3 वैल्यू डालेंगे तो 3 क्वाड्रेटिक बनेगा। तो P बराबर 1 से 3, P बराबर 2 से 2, P बराबर 3 से 1 और P बराबर 4 से 1, तो कितने क्वाड्रेटिक बन गए बताओ? टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो कितना? 7 होगा क्या बताओ? अरे मेरे बेटे, जब P का वैल्यू 1 लूंगा तो Q का 3 वैल्यू वहां जाएगा, तो 3 क्वाड्रेटिक दिख गया। लिख के दिखा रहा हूं, लिख के दिखा रहा हूं। P का वैल्यू 1, तो पहला क्वाड्रेटिक क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। एक दिखा क्या? 3 डालने से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। दूसरा दिखा क्या? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तीसरा दिखा क्या बताओ? देखा? अच्छा P बराबर 2 लिखने से क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। P बराबर 2 लेने से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये दो और दिख गया क्या? P 3 लेने से क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। फिर P 4 लेने से क्या आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? ये 3 दिख रहा है, 2 5 और 2 7 दिख रहा है, बताओ 7 क्वाड्रेटिक बन रहा है सब? सारा मैंने लिख दिया। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? अभी भी आपको तकलीफ है क्या बेटा? इतने तोड़ तोड़ के बता दिए, उसके बाद भी दिक्कत है क्या? ठीक है,
अच्छा एक सवाल मेरे को बताओ, फाइंड द रिमाइंडर, लिख लिया इसको, क्या है समझ में आया पक्का? देखो फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 15, डिविजिबल बाय 15। क्या बोल रहा है, अगर आप 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डॉट 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 n फैक्टोरियल को अगर 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? यहाँ पे n ग्रेटर इक्वल टू 5 दिया हुआ है। क्या रिमाइंडर आएगा? सोच के बताइए, सोचना है, बिना सोचे सवाल नहीं होता है। कैसे काम चलेगा? थोड़ा सोचते नहीं हो आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाओ। किसी से नहीं हुआ क्या? अच्छा बताओ, ये हमको बताओ, अगर कोई भी नंबर 15 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा क्या? अगर कोई नंबर 15 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो उसका उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा क्या? बोलो। 15 का फैक्टर क्या बनेगा? 5 गुना 3। अगर जो नंबर 15 से डिविजिबल है, इसका मतलब 15 से डिविजिबल होने के लिए आपको उस नंबर में 5 का भी फैक्टर आना चाहिए और 3 भी फैक्टर बनना चाहिए। अगर कोई नंबर डिविजिबल है 15 से, तो इसका मतलब उस नंबर में 5 का भी फैक्टर क्रिएट होना चाहिए और 3 का भी फैक्टर क्रिएट होना चाहिए। होना चाहिए नहीं? 5 एज ए फैक्टर एंड 3 एज ए फैक्टर क्रिएट होना चाहिए, बताइए, बोलो। तो क्या बताओ, 1 फैक्टोरियल में 5 और 3 का फैक्टर बनेगा क्या? नहीं। तो ये 1 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल 15 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या 2 फैक्टोरियल में 5 और 3 का फैक्टर बनेगा क्या? अबे 2 फैक्टोरियल 2 into 1 नहीं बनेगा। 3 फैक्टोरियल में बनेगा क्या? 5 and 3, 3 फैक्टोरियल 5 and 3 दोनों कहां बन रहा है? 5 and 3 दोनों बनना चाहिए। 3 फैक्टोरियल तो 3 into 2 हो गया 6। 6 15 से डिविजिबल है क्या? 4 फैक्टोरियल में क्या 5 and 3 दोनों फैक्टर आएगा क्या? 5 फैक्टोरियल में आएगा क्या? 5 into 4 into 3 आ गया। आएगा कि नहीं?
अरे आएगा ना। अच्छा बताओ 6 फैक्टोरियल में आएगा कि नहीं? अरे 6 फैक्टोरियल में तो 5 इंटू 3 आएगा। 7 फैक्टोरियल में भी आएगा क्या? अरे आगे आने वाला 5 फैक्टोरियल के बाद जितना भी फैक्टोरियल का इनपुट होगा सब में 15 फैक्टर आएगा। अरे क्योंकि 7 में तोड़ोगे 7 गुना 6 गुना 5 गुना 3 तो आएगा ही ना बेटा। तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल भी 15 से डिविजिबल, 6 फैक्टोरियल भी डिविजिबल 15 से, 7 फैक्टोरियल भी 15 से डिविजिबल। फिर इसके आगे आने वाला सारा तो 15 से डिविजिबल है। तो इसके बाद जितना भी आएगा उसका सम तो 15 से डिविजिबल होगा ना, बोलो। तो इसके बाद मतलब 5 फैक्टोरियल को इंक्लूड करते हुए उसके आगे जितना भी लोगे तो सब में रिमाइंडर 0 आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? इस चारों का सम को 15 से डिवाइड करोगे वही तो रिमाइंडर आएगा। सोचो, इस चारों का सम को अगर 15 से डिवाइड करते हो तो वही ना रिमाइंडर होगा बेटा एक्चुअली। क्योंकि ये 15 से डिविजिबल नहीं, ये 15 से नहीं है, ये 15 से नहीं, ये 15 से डिविजिबल नहीं है। तो बताओ कितना आएगा? 1 2 6 और 24। 24 और 30 तो 32 1 33। 33 को 15 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है क्या? अरे बोलो नहीं यार। तो थोड़ा सोचो ना यार, थोड़ा सोचना है। थोड़ा सोचना है बेटा, थोड़ा सोचना है। आप देखना इस तरह का सवाल एमसीक्यू में है आपका। एमसीक्यू तो बनाते नहीं हो। चलो ठीक है, अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तुमको समझ नहीं पाते हो दिक्कत। चलो ठीक है, देख कौन सा एक्सरसाइज बोले थे करने के लिए बताओ? फर्स्ट एक्सरसाइज ना। हाँ 16.2 करने बोले थे। चलो पहले हम थोड़ा बता देते हैं जो हमको अच्छा लगता है, उसके बाद तुम्हारा जो डाउट होगा सब बताएंगे, ठीक है? 16.2 पहले हम बता देते हैं जो हमको अच्छा लगता है थोड़ा। चलो देखो पहला सवाल, उसके बाद तुम अपना पूछ लेना। देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? 100 एंड 1000। सबसे पहले बताओ 100 और 1000 के बीच जो भी नंबर होगा वो कितने डिजिट का नंबर होगा? 3 डिजिट का। यानी कि जो भी नंबर की बात करनी है वो 3 डिजिट के नंबर की बात करनी है। क्लियर है यहां तक? such that at least one of their digit is 7. Such that at least one of the digit is 7. Such that at least one of the digit is 7. सुनना क्या कह रहा है सवाल में? 100 और 1000 के बीच कितने ऐसे नंबर बनेंगे? 100 और 1000 के बीच कितने ऐसे नंबर बनेंगे जिसका कम से कम एक डिजिट 7 है? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट का कितना ऐसा नंबर बनेगा जिसका एक डिजिट, ठीक है, एक स्थान जो है क्या हो, कम से कम एक स्थान के पे 7 आ जाए, एक डिजिट जो है 7 आ जाए। तो सोचो 100 और 1000 के बीच 3 डिजिट का नंबर बनेगा क्या? बोलो 3 डिजिट का नंबर बनेगा क्या? अब सोचो, अब आपका वर्क कंप्लीट कब होगा? जब ये तीनों जगह भर जाएगा तभी ना वर्क कंप्लीट होगा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि तीनों जगह को भरना इंपॉर्टेंट है, तीनों जगह को भरना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और आपके पास जो डिजिट्स होते हैं दुनिया में कितने होते हैं? 10।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दुनिया में यही सारे डिजिट्स है ना, इन्हीं से तो आपके सारे नंबर्स क्रिएट होते हैं। यही सारे डिजिट से आपके दुनिया के सारे नंबर क्रिएट होते हैं या नहीं होते, बताओ। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, यहां पे सवाल कर रहा है इस 10 डिजिट से, ठीक है, 3 डिजिट का कितना ऐसा नंबर बना सकते हो जिसमें कम से कम एक डिजिट 7 हो, कम से कम एक डिजिट 7 हो। तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे केसेस लेके बनाना होगा। हम पहले एक जगह पे 7 रखते हैं, मतलब 1 डिजिट भी 7, एक केस ये हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब क्या है, आपके पास या तो एक डिजिट 7 हो जाए, 2 डिजिट दूसरा आ जाए, या फिर क्या हो सकता है 2 डिजिट 7 आ जाए, तीसरा डिजिट कुछ दूसरा आ जाए, या फिर तीनों 7 हो सकता है। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, बोलो। तो आपको यहां पे 3 केस लेके बनाना है, बात को समझना। मैं फाइनली मैं बताऊंगा फाइनली। यहां पे बात को समझना, आपको क्या करना होगा, पहला केस लेना होगा, फर्स्ट केस लिखना नहीं है, 1 डिजिट भी 7। सेकेंड केस क्या होगा, 2 डिजिट भी 7। समझ में आ रहा है। थर्ड केस क्या होगा, ऑल 3 डिजिट्स आर 7। बोलो, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, पहला केस प्लस दूसरा केस प्लस तीसरा केस। फाइनल आंसर यही होगा क्या, पहला केस से जितने नंबर आएंगे प्लस दूसरे केस से जितने नंबर आएंगे प्लस तीसरे केस से जितने नंबर आएंगे, यही फाइनल आंसर होगा। सोचो, अब सुनो, अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो क्या होगा, देखो हम बना ही देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहला केस हम ये ले रहे हैं कि एक डिजिट 7 हो, एक डिजिट क्या हो 7। अच्छा, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो क्या इस जगह पे 0 आ सकता है क्या? आप देखो इसमें बहुत सारा केसेस बनने लगेगा, यहाँ पे देखो बड़ा कंडीशन लगेगा। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, परमुटेशन के सवाल में अरेंजमेंट जब होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस ऑब्जेक्ट पे कंडीशन लगेगा पहले उसको अरेंज करना, या जिस प्लेस पे कंडीशन लगेगा उसको अरेंज करना। ये नोट में लिख लो, ठीक है, हिंदी में लिख लो। इन परमुटेशन, ठीक है, इन परमुटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज those object, first of arrange those object or those places, first of arrange those object or those places, पहले उस ऑब्जेक्ट और उस या उस प्लेस को अरेंज करना, those object or those places for which restriction should be applied, for which restriction should be applied, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, सुनना। मतलब पहले उस जगह को भरना या उस ऑब्जेक्ट को भरना, जिस ऑब्जेक्ट में कंडीशन आ जाए पहले उसको भरना, उसको अरेंज करना, या जिस जगह पे कंडीशन आ जाए पहले उसको अरेंज करना, उस जगह को भरना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा सुनो, इस तरह का सवाल को सुनना। एटलीस्ट वाली जो सवाल बनाना होता है वो कैसे बनाते हैं, एटलीस्ट वाली जो सवाल बनाना होता है कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखो 3 केसेस आ रहा है, इसमें तुमको बहुत टाइम लगेगा और बहुत कंफ्यूजिंग है, बड़ा मेहनत करके बनाना होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो एक डिजिट 7 रखोगे तो क्या हो सकता है, यहाँ भी 7 आ सकता है, या फिर यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे 3 केसेस बन जाएगा। पहले यूनिट प्लेसेस पे 7 रखोगे, फिर 10th प्लेसेस पे 7 रखोगे, फिर 100 प्लेसेस पे 7 रखोगे। देखो कितना केस बन जाएगा। 7 किसी एक जगह पे आना चाहिए, तो 7 किसी एक जगह पे आना चाहिए, तो यहाँ से 3 केस बनेगा क्या, सोचो। पहले हम 7 यहाँ रखेंगे और यहाँ 7 नहीं रखेंगे, सुन रहे हो। यहां 7 रख दिए और यहां 2 रख दिए, यहां 3 रख दिए, देखो ऐसा बन गया क्या। एक केस ये होगा क्या, सोचो एक केस ये होगा क्या। इस तरह से अगर हम बनाते हैं सवाल तो कितना टाइम लगेगा। ये स्टैंडर्ड मेथड जो हम बता रहे हैं, स्टैंडर्ड मेथड जो फॉलो कर रहे हैं,
फिर क्या हो सकता है, 7 यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे मान लेते 0 आ गया, 7 यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे कुछ 5 आ जाए, तो यहाँ भी एक डिजिट 7 है क्या? बोलो अगला केस क्या हो सकता है? अगला केस क्या हो सकता है? अगला केस क्या हो सकता है? 7 यहाँ पे नहीं आके 7 यहाँ पे आ जाए, तो बताओ फर्स्ट केस से 3 सब पार्ट बन जाएगा क्या? अगर एक डिजिट को 7 रखना है, एक डिजिट को 7 रखना है, तो इसका 3 केस बन जाएगा क्या? बताओ। अच्छा, अगर 2 डिजिट को 7 रखना है तो 7 यहां और यहां रख सकते हैं, तो एक केस ये, 7 यहां और यहां रख सकते हैं, 2 केस ये, 7 यहां और यहां रख सकते हैं, 3 केस ये, तो यहां भी 3 केस बन जाएगा क्या? 2 डिजिट को 7 रखेंगे तो उसका भी 3 केस बन जाएगा, और 3 डिजिट को 7 रखेंगे तो इसका एक ही केस बनेगा, यही बनेगा। तो बताओ ये लेंथी काम है कि नहीं है? बताओ ये काम कितना आसान लग रहा है तुमको? अब सुनो हमारे पास जो बात है, देखो अब सुनो क्या कहता है, सुनो यहां पे बेसिकली 4 बातें हो सकती है। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, एक बना दिया 2 3 7, एक नंबर ये बना दिया, दूसरा बना दिया 2 7 7, दूसरा टाइप का नंबर ये बना दिया, ये फर्स्ट टाइप का नंबर बना दिया, ये दूसरे टाइप का नंबर बना दिया, एक बना दिया 7 7 7, ये तीसरे टाइप का नंबर बना दिया, सुन रहे हो? और एक बना दिया 4 2 1, ये चौथे टाइप का नंबर बन गया। क्या बोलो? ये कौन सा टाइप है? सुनो ये कौन सा टाइप है? वो टाइप है जिसमें एक डिजिट 7 आया है, ये वो टाइप है जिसमें 2 डिजिट 7 आया है। ये कोई एक नंबर हमने लिया, वो इस टाइप में बहुत सारे नंबर बनेंगे, उसमें से एक नंबर मैंने ये लिया। ये वो टाइप है जिसमें 2 डिजिट 7 है, ये वो टाइप है जिसमें तीनों डिजिट 7 है, और ये वो टाइप है जिसमें एक भी डिजिट 7 नहीं है। बोलो। अरे मेरे बेटे सुनो ना, मैं जो बोल रहा हूं तो पहले सुनो ना, समझो ना, फिर बात करना। मैं यहां पे 3 डिजिट का नंबर बना रहा हूं, तो मैं ये 4 तरह के नंबर बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं? अब ये चारों मिलकर, अब सुनो, ये चारों टाइप मिलकर के टोटल नंबर हो जाएंगे क्या? अरे यही 4 कैटेगरी के तो नंबर बनेंगे, या तो एक डिजिट 7 होगा, या तो 2 डिजिट 7 होगा, या तो 3 डिजिट 7 होगा, या एक भी डिजिट 7 नहीं होगा। यही 4 कैटेगरी का तो नंबर बनेगा बेटा। तो देखो टोटल, सुनो अब पूछा है, देखो मैं एक ही सवाल बता रहा हूं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा बेटा, इतना मेहनत करके समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टोटल बराबर फर्स्ट केस, टोटल बराबर 1 डिजिट B7, 1 डिजिट B7 लिखना नहीं है, प्लस 2 डिजिट B7, जो लिखाऊंगा वो लिखना, प्लस मतलब ये नंबर ऑफ नंबर्स इन विच 1 डिजिट B7, नंबर ऑफ नंबर्स इन विच 2 डिजिट B7, नंबर ऑफ नंबर्स, उतना हम लिख नहीं पाते अंग्रेजी, 3 डिजिट B7, और चौथा नो डिजिट B7। यही 4 कैटेगरी होगा क्या? बोलो। तुमसे क्या पूछा है? तुमसे पूछा है ये केस, पहला केस फर्स्ट, ये दूसरा केस सेकंड, ये तीसरा केस थर्ड, ये चौथा केस। तुमसे कौन सा केस पूछा है? पहला केस प्लस दूसरा केस प्लस तीसरा केस। तो क्या पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा बराबर टोटल घटाओ फोर्थ लिख सकते हैं क्या? अब यही कॉन्सेप्ट है, सुन लो। अब हमारा जो यहां पे रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? टोटल घटाओ दोज नंबर ऑफ 3 डिजिट इन विच नो डिजिट B7, टोटल घटाओ दोज नंबर्स ऑफ 3 डिजिट इन विच नो डिजिट B7। होगा कि नहीं आंसर बताओ?
तो सुनना, अब जब भी सवाल में एटलीस्ट वाली बात होगा, जब भी सवाल में एटलीस्ट पूछा जाएगा तो उसका बनाने का तरीका क्या का, स्टैंडर्ड तरीका नहीं, पहला केस प्लस दूसरा केस प्लस तीसरा केस नहीं, ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे हम। ऐसे तुम देख रहे हो ना कितना केस बन रहा है, पहला से 3, दूसरा से 3 सब केस, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से तो बड़ा लेंदी हो जाएगा, बड़ा लेंदी काम है, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल क्या करना, सुनना, टोटल वाली जब सवाल इस तरह से आएगा, एटलीस्ट वाली जब सवाल आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा, टोटल घटाओ जो नहीं पूछा है, जो सवाल में नहीं बोला है। एटलीस्ट मतलब क्या है, एटलीस्ट 7 मतलब 1 7 2 7 3 7 या फिर 1 भी 7 तक, 4 ही बात होगा ना, 1 7 2 7 3 7 या फिर 1 भी 7 नहीं। तो क्या नहीं पूछा है, 1 भी 7 नहीं वाला पूछा है, यही ना पूछा है, बताओ जो नहीं पूछा है, क्या नहीं पूछा है, 1 भी 7 वाला नहीं पूछा है। इसका मतलब टोटल घटाओ जो नहीं पूछा गया, वो आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है, बताओ। तो लिखो, नोट में लिखो, हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में बहुत लिखते हो, हिंदी में लिखो, ये लिखो, जब भी सवाल में, लिखो हिंदी में, अंग्रेजी में भी लिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी सवाल में एटलीस्ट की बात की जाए, जब भी सवाल में एटलीस्ट की बात की जाए, कम से कम, हाँ बोलो 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 बेटा, शुद्ध हिंदी तो बोल रहे हैं बेटा, शुद्ध हिंदी। अरे आधा अंग्रेजी लिखो आधा हिंदी लिखो बेटा। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, एटलीस्ट, हाँ कम से कम एक। देखो आपके पास सुनो 4 डिजिट का नंबर बनाना होता है, तो एटलीस्ट 17 का मतलब क्या हुआ, एक जगह पे 7 आना, या 2 जगह पे 7 आना, या 3 जगह पे 7 आना, या 4 जगह पे 7 आना, होता या नहीं होता, बताओ। एटलीस्ट का मतलब यही होता है। तो सवाल ले लो, जब भी सवाल में एटलीस्ट के बारे में बोला जाए, जब भी सवाल में एटलीस्ट के बारे में बोला जाए, तो उस समय हम लोगों को, तो उस समय हम लोगों को पूरा हिंदी लिखो, टोटल माइनस जो नहीं बोला गया है वो निकालेंगे, टोटल माइनस जो नहीं बोला गया वो निकालेंगे। अब समझ लो मेरा मतलब बोलने का मकसद समझ लो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, भावनाओं को समझो, ठीक है। अंग्रेजी भी उतना बढ़िया नहीं है, हिंदी भी बहुत अच्छा नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? तो आपका आंसर क्या होगा, लिख लो, रिक्वायर्ड नंबर बराबर क्या होगा, बताओ। रिक्वायर्ड नंबर बराबर आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर बराबर आ जाएगा, हमने पूरा समझा के बताया है, आप बार बार नहीं समझाएंगे। जब भी एटलीस्ट वाला सवाल आएगा तो समझ लो, रिक्वायर्ड नंबर बराबर टोटल घटाओ डोज नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 ही डिजिट का नंबर बन रहा है सवाल में, बोलो, डोज नंबर ऑफ 3 डिजिट, डोज नंबर ऑफ 3 डिजिट, डोज नंबर ऑफ 3 डिजिट डज नॉट कंटेन क्या, 7, डज नॉट कंटेन 7। वो सारे 3 डिजिट के नंबर को घटा देंगे जिसमें 7 नहीं आया है। क्लियर है? चलो बनाते हैं। टोटल मतलब 3 डिजिट का नंबर बनेगा, टोटल भी 3 डिजिट का बनेगा, यानी कि यहाँ पे 3 प्लेस को भरना इंपॉर्टेंट है या सारे डिजिट यूज होना इंपॉर्टेंट है, 3 जगह को भरना जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले कौन से प्लेस पे कंडीशन जाएगा, 100 प्लेस पे जाएगा क्या, 100 प्लेस पे अगर 0 आएगा तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा क्या। तो बताओ यहाँ पे कितने ऑप्शन, टोटल 10 डिजिट होते हैं जिसमें 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 9 ऑप्शन। अच्छा, 0 यहाँ आ सकता है, यहाँ पे कितने ऑप्शन,
9 क्यों मेरे बेटे? क्योंकि जो यहां आया वो यहां भी आ सकता है। मैं टोटल नंबर लिख रहा हूं, डिस्टिंक्ट नंबर्स बना रहा हूं कि टोटल नंबर बना रहा हूं? बोलो, टोटल बना रहा हूं। तो टोटल बना रहा हूं तो यहां 9 ऑप्शन, तो यहां 10 ऑप्शन होगा क्या? 10 में से कोई भी जाएगा क्या? यहां पे कितने ऑप्शन? 10 ऑप्शन होंगे क्या? सोचो, सबको समझ में आ गया ये चीज? बोलो, ये जगह 9 तरीके से इसलिए भरा जा सकता है क्योंकि यहां पे 0 नहीं आएगा, लेकिन इसके जगह पे जो 0 यहां आ सकता है। और तो इसके लिए 10 ऑप्शन, इसके लिए भी 10 ऑप्शन। घटाओ, 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें एक भी साथ नहीं आना चाहिए। तो आपके पास अवेलेबल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 8 और 9। 7 तो रखूंगा नहीं दुनिया में, क्योंकि 7 यूज ही नहीं करना है, तो 7 को क्यों रखूं मैं दुनिया में? क्या बोलो बोलो बोलो। अब बताओ, इसके जगह पे इस प्लेस को भरने का कितना ऑप्शन? 8 ऑप्शन, क्योंकि 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा और 7 तो दुनिया में ही नहीं है, तो 0 नहीं आएगा और 7 दुनिया में नहीं है। टोटल डिजिट 10 होता है, तो इसके 8 ऑप्शन। चल बताओ, इसके कितने ऑप्शन? 9 ऑप्शन। इसके कितने ऑप्शन? 9। तो आंसर कितना हो गया बताओ? 900 घटाओ 81 गुना 8, 81 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा? 8 8 64, 648। 81 गुना 8 648 ना? हाँ 648 52। बोल, अब 900 में 648 को 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और आंसर आ जाएगा 2। बोलो बना। देखो कितना मेहनत लगा एक सवाल बताने में, गला बैठ गया मेरा बोलते बोलते। अभी समझ में आया बढ़िया से? बोलो कि नहीं आया? तो जब भी सवाल में एटलीस्ट वाली बात बोलेगा तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए आपका? जब भी सवाल में एटलीस्ट वाली बात बोलेगा तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए आपके पास कितने केसेस क्रिएट हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस। बात समझ में आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ केसेस। आप क्या करेंगे? सबसे पहले दिमाग में बैठाएंगे, अच्छा मेरे पास कितने केसेस क्रिएट हो रहे हैं, कितने टाइप के नंबर्स बन रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? टोटल माइनस जो टाइप का नहीं पूछा गया वो घटा देना, टोटल माइनस जो टाइप का नहीं पूछा गया, टोटल माइनस जो टाइप का नहीं पूछा गया वो निकाल लूंगा। बोलो, क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर होना चाहिए। एक सवाल बताने में इतना टाइम लगता है। देखो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? 100 और 1000 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं? 100 और 1000 के बीच फिर 3 डिजिट का नंबर बनेगा क्या? सोचो, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 which has exactly one of their digit is 7? अब कह रहा है एग्जैक्टली एक डिजिट 7 होना चाहिए, एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट बी 7। एक डिजिट क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यहां पे कितने केस लेके बनाएंगे बताओ? 3 डिजिट का नंबर बनेगा क्या? बताओ। पहले तुम 7 यहां फिक्स कर दो, तो 7 फिक्स कर दिया तो कितना तरीका ऑप्शन? एक ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि आप जो है एक डिजिट 7 बना रहे हैं, तो 7 हम पहले यूनिट प्लेस पे रख रहे हैं। 7 एक डिजिट होने का मतलब क्या है? यूनिट प्लेस पे 7 आ जाए, बाकी 2 प्लेस पे 7 नहीं आए। यूनिट प्लेस पे 7 आ जाए लेकिन 2 प्लेस पे 7 नहीं आए, 10th और 100 प्लेस पे। फिर 7 10th प्लेस पे आ जाए, यूनिट और 100 प्लेस पे नहीं आए। फिर 7 100 प्लेस पे आ जाए और यूनिट और 10th प्लेस पे नहीं आए। बोलो ऐसा होगा क्या?
बोलो ना रे। तो हम क्या करेंगे पहला केस में, द नंबर ऑफ नंबर्स इन विच, द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 3 डिजिट इन विच यूनिट प्लेस भी 7। यूनिट प्लेस क्या होगा 7। तो यूनिट प्लेस पे 7, तो इसका एक तरीका। अब बताओ पहले ये जगह भरेंगे या ये जगह भरेंगे, पहले 10th वाली या फिर 100 वाली? नहीं 100 वाली बेटा, 100 वाली, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पहले वो जगह को भरना होता है जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर एक जगह है तो जिस पे रिस्ट्रिक्शन है उसको पहले भरो। अगर दो जगह पे रिस्ट्रिक्शन है, अगर दो जगह पे रिस्ट्रिक्शन है तो आप पहले उसको भरो जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यहां पे देखो 3 डिजिट का नंबर बनाना था, तो हमने क्या किया, यूनिट प्लेस पे 7 रखा, तो 7 तो यूनिट प्लेस पे आ गया। अब पहले ये जगह भरेंगे, क्योंकि यहां पे 0 नहीं आ सकता है ना बेटा, यहां पे 0 नहीं आ सकता है, समझ में आ रहा? बोलो। तो इसके कितने ऑप्शन, इसके कितने ऑप्शन, बोलो, इसके कितने ऑप्शन, सोच लो, सोच के बताओ। 8 ऑप्शन, 8 ऑप्शन, क्योंकि 7 यूनिट प्लेस पे आ गया, किसी और जगह पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली एक ही साथ आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा और 7 नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन घटेंगे, 8 ऑप्शन बचा। क्लियर हो रहा? अच्छा बताओ बेटा यहाँ पे कितने ऑप्शन? 9 क्यों? क्योंकि 0 यहां नहीं आएगा, लेकिन 0 यहां आएगा, लेकिन 7 तो नहीं आएगा, क्योंकि 7 सिर्फ यूनिट प्लेस पे आएगा। तो यहां 9 ऑप्शन। तो इस तरह से कितना नंबर बन गया? 72 बन गया। क्या बताओ, बोलो। ये 72 कौन सा नंबर बना? ये 72 कौन सा नंबर बना? दोज 3 डिजिट नंबर इन विच यूनिट प्लेस भी 7। ये 72 वो नंबर बने, दोज 3 डिजिट नंबर, वो सारे 3 डिजिट के नंबर जिसके यूनिट प्लेस क्या है बेटे? 7 है। समझ में आया क्या? अगला केस क्या होगा? अगला केस क्या होगा? सोचो, अगला केस क्या होगा? अगला केस क्या होगा? सोचो। अब 7 को हम 10th प्लेस पे रखते हैं, 7 को 10th प्लेस पे रखते हैं, तो यहां पे 7 फिक्स हो गया। तो इसका एक तरीका, बोलो बोलो बोलो। अब पहले 100 प्लेस वाला भराएगा या यूनिट प्लेस वाला भराएगा? 100 प्लेस वाला, क्योंकि 100 प्लेस वाला का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो इसके कितने तरीके बेटे? 8 ही तरीके ना, क्योंकि 0 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। इसके कितने तरीके बेटे? 9 तरीके। यहां भी 72 आ गया क्या? बोलो 72। ये क्या हुआ? ये वो सारे 3 डिजिट के नंबर हो गए बेटे, वो सारे 3 डिजिट के नंबर हो गए जिसमें 10th प्लेस पे एग्जैक्टली 7 आया है। 10th प्लेस पे एग्जैक्टली 7 आया है। बोलो सही है क्या? अगला केस, अगला केस क्या होगा? 7 at 1000 प्लेस, 7 at 1000 प्लेस, सॉरी 100 प्लेस। बोलो बोलो सही है क्या? इसके कितने ऑप्शन? 7 यहां पे फिक्स हो गया, एक ऑप्शन। इसके कितने ऑप्शन? इसके कितने ऑप्शन? वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि 7 सिर्फ हटेगा। यहां आ गया 81। देखो स्मूथ समझने लगा, तेज बच्चा। अब बताओ ये 81 क्या हो गया? वो 3 डिजिट के नंबर बन गए जिसमें 100 प्लेस पे 7 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? देखो रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर बराबर, अंग्रेजी लिखना जरूरी है, कैसे लिखोगे बताओ? नंबर ऑफ नंबर्स एट यूनिट प्लेस भी 7 प्लस नंबर ऑफ नंबर्स एट 10th प्लेस भी 7 प्लस नंबर ऑफ नंबर्स एट 1000 प्लेस भी 7, 100 प्लेस भी 7। कितना हो गया? 72 प्लस 72 प्लस 81 कितना हो गया? 2 1 3 2 5, 2 1 3 2 5।
8 7 15 7 22 2 to 5. 2 24 यहाँ पे कितना हो गया 22 ही ना सही है क्या बोलूं देखो बन गया समझ में आया क्या बोलूं क्लियर है सबको तुम समझ रहे हो बढ़िया से क्लियर है बेटा बोलो तो ऐसे सोच के बनाना है ऐसा नहीं देखना है कि कई वो सवाल बनाए आप एक सवाल बनाओ उससे 10 सवाल बनता है 20 सवाल बनता है कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत बेसिक बातें हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 60% सवाल तो काउंटिंग से बनता है बेटा काउंटिंग मेथड मतलब बॉक्स मेथड इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स मेथड देखो बक्सा भर रहे हैं ना बॉक्स भर रहे हैं 60% सवाल तो बॉक्स मेथड से बनता है चलो अगला सवाल लिखो In how many ways can 3 prizes be distributed? In how many ways can 3 prizes be distributed? सुनना सवाल समझना ही जरूरी क्या करे सवाल में In how many ways can 3 prizes be distributed among 4 boys? 3 prizes be distributed among 4 boys. बताओ यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसका है 4 बच्चे को प्राइज मिलना या प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होना हाँ एक्चुअल जॉब है एक्चुअल वर्क है आपका आपको 3 प्राइज को बांट देने ठीक है आपका एक्चुअल वर्क है 3 प्राइज को बांटना ये नहीं कि चारों बच्चे को खुश करना चारों तो ऐसे भी खुश नहीं होगा 3 प्राइज है चारों को मिलेगा क्या एक तो खाली हाथ जाएगा सोचो कभी भी चारों को मिल सकता है क्या कहोगे खुश करने के लिए सर प्राइज फाड़ दिया जाए आधा आधा करके लो आधा तू ले लो आधा तू ले लो ऐसा करते हो क्या खुश करना होगा तो दे दो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क है आपको 3 प्राइज बढ़ जाने इंपॉर्टेंट वर्क है 3 प्राइज बढ़ जाने सवाल समझिएगा सवाल समझ के काम करना पहला सवाल है नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज सुनो पहला सवाल क्या है नो बॉयज गेट्स मोर देन 1 प्राइज क्या होगा नंबर ऑफ बेट बताओ एक बॉय को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलने चाहिए एक बॉय को एक ही प्राइज मिलेगा सोचो अपना सर हाँ लिए थे लिख दिया पढ़ाए थे तभी इतना जल्दी भेज देता है इसका ना तो हम तो लिए थे ठीक है हम भेज देते हैं हाँ ठीक ठीक सर ठीक ठीक चलो बताओ इसका आंसर
क्या बोलो, बना इसका आंसर आया क्या? बोलो बेटा। पहले क्या करेंगे, सुनो काम क्या है, एक बार में तीनों प्राइज बांट दोगे या अलग अलग बांटोगे? पहले प्राइज 1 बांटोगे, तो प्राइज 1 के कितने ऑप्शन? 4 लड़के हैं, तो प्राइज 1 के कितने ऑप्शन? 4 बच्चे मान लेते, B1 B2 B3 B4। आप प्राइज 1 या तो B1 के दे सकते हैं, या तो B2 को, या तो B3 को, या B4 को देंगे किसी एक को, लेकिन कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन है क्या? बोलो। मान लिया प्राइज 1 B1 को दे दिया, तो B1 अब गायब हो जाएगा, क्योंकि B1 को एक ही प्राइज मिल सकता है। अब B2 किस में बटेगा? B2 B3 B4 में बटेगा क्या? तो P2 के 3 ऑप्शन, P2 के 3 ऑप्शन, P2 के 3 ऑप्शन। अब P2 मान लिया B3 को दे दिया, तो B3 यहां से गायब हो जाएगा, तो P3 के लिए 2 ही ऑप्शन, या तो B2 को या B4 को। तो ये 24 आ जाएगा। क्या आंसर बताओ, बोलो। अगला सवाल इसी में लिखो, अगला सवाल इसी में लिखो। A boys may get any number of prizes. A boys get may any number of prizes. एक बॉय को जो है कितना नंबर ऑफ प्राइज मिल सकता है बेटा? बोलो। A boy gets many number of any number of prizes. बोला जाए, बोला जाए। अब देखो क्या है, अभी क्या कह रहा है, देखो अब यहाँ पे सवाल कर रहा है B1 को P1 भी मिल सकता है, पहला प्राइज भी, दूसरा भी, तीसरा भी, मतलब एक लड़का को सारा मिल सकता है। एक भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, कुछ भी नहीं मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बताओ P1 के लिए कितने ऑप्शन? 4। P2 के लिए भी 4 ऑप्शन, क्योंकि P1 अगर B1 को मिल गया तो P2 भी B1 को मिल सकता है। P3 के लिए भी 4, 64 ऑप्शन हो गए क्या? बोलो बोलो। अगला केस है, नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस। तीनों प्राइज एक बच्चे को नहीं मिल सकता है। सर एक और बॉय चार होगा ना, क्योंकि चार बॉय है तो एक और है। तो प्राइज बांटना जरूरी है ना, प्राइज तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये पहला प्राइज का बेच हुआ, ये दूसरा का, ये तीसरा का, प्राइज तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नो बॉयज गेट्स ऑल द प्राइजेज। इसमें क्या कहेंगे बताओ? एक बच्चे को एक प्राइज मिल सकता है, 2 मिल सकता है, तीनों नहीं मिल सकता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टोटल माइनस, टोटल माइनस, ठीक है। चलो ठीक है, क्या आंसर लिख रहे हैं बताओ? टोटल पेज, टोटल पेज, टोटल नंबर ऑफ पेज कितना हो जाएगा बोलो? टोटल कितने तरीके से प्राइज दे सकते हैं? 64 तरीके से। और इसमें वो पेज घट जाएगा जिसमें सारा प्राइज एक ही बच्चे को घट जाएगा, मिल जाएगा। वो पेज घट जाएगा क्या, जिसमें सारा प्राइज एक ही बच्चे को मिल जाएगा? ऐसा कितना पेज होगा? सारा प्राइज एक ही बच्चे को मिलने का कितना तरीका हो सकता है? सारा प्राइज एक ही बच्चे को मिलने का कितना तरीका हो सकता है? सुनो, P1 P2 P3 या तो B1 को मिल जाए, या फिर B2 को मिल जाए, या फिर B3 को मिल जाए, या फिर B4 को मिल जाए। यहां बीजेज ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा? ऐड होगा। हाँ, और लग रहा है क्या हो रहा है? सुनना, अवॉइड और ये तो सुनना है। P1 P2 P3 सारे B1 को मिल जाए या फिर B2 को मिल जाए, क्योंकि जैसे ही तीनों प्राइज B1 को दे दिया, प्राइज बट गया, काम फिनिश। आपका काम था प्राइज बांटना, तो तीनों प्राइज या तो B1 को दे दिया, या तो तीनों प्राइज B2 को दे दिया, या तो तीनों प्राइज B3 को दे दिया, या फिर B4 को। तो ये 3 प्राइज B1 को देने का एक तरीका है, ये तीनों प्राइज B2 को देने का एक तरीका है, ये तीनों प्राइज B3 को देने का एक तरीका है, ये तीनों प्राइज B4 को देने का एक तरीका। तो एक 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 4 बार आएगा, तो टोटल ये 4 तरीका हो गया। तो आपका 60 आंसर आ जाएगा क्या इसका? सोचो।
देखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच इन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू टू डिफरेंट बॉक्सेस, find the number of ways in which indistinct objects can be put into two different boxes so that no box remains empty. यहां पे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, बक्से भरने जरूरी है या सारे बॉल डिस्ट्रीब्यूट होने जरूरी है? अरे नमूना क्या समझ लो, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट बॉक्सेस। अरे मेरे बेटे यहाँ पे सारे बॉल को डिस्ट्रीब्यूट होना इंपॉर्टेंट है, सारी बॉल जो है वो दो बक्से के अंदर आ जाना चाहिए, सारी बॉल को आपको बक्से के अंदर पुट अप करना है। इंपॉर्टेंट वर्क ये है। कितने बॉल है? इन बॉल है अलग अलग, मान लिया B1 है, B2 है, B3 है, डॉट 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 Bn है। सोचो सवाल में क्या कहता है, दो बॉक्स है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये, ठीक है। ये n बॉल है, इस n बॉल को दो बक्से में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला काम क्या होगा, काम आपका फिनिश कब होगा? जब सारे बॉल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो B1 के कितने ऑप्शन बताओ? एक ऑप्शन यहाँ, एक ऑप्शन यहाँ। B1 के लिए कितने ऑप्शन? दो ऑप्शन है क्या? बोलो। बॉल 1 के लिए दो ऑप्शन आ रहा है क्या? सिमिलरली बॉल 2 के लिए भी दो ऑप्शन होगा क्या? बॉल 3 के लिए भी दो ऑप्शन होगा क्या? सारे वेजेस मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सारा इवेंट होना जरूरी है। पहला इवेंट बॉल 1 डिस्ट्रीब्यूट करना, दूसरा इवेंट बॉल 2 डिस्ट्रीब्यूट करना, तीसरा इवेंट बॉल 3 डिस्ट्रीब्यूट करना। इस तरह से nthवां इवेंट होगा बॉल n डिस्ट्रीब्यूट करना। दो 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 n टाइम्स होगा क्या? बोलो। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। क्या हो गया? ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया। n बॉल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू बॉक्सेस। कितना हो जाएगा? दो दो n बार, कितना जाएगा? 2 की पावर n आ जाएगा क्या? सुनो, 2 की पावर n होगा क्या? बोलो। अच्छा सब, अब सवाल क्या बोला है? सवाल क्या बोला है? सवाल बोला है कि इन बॉल को डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ कर देना है कि कुछ और कंडीशन लगाया है? अगर सवाल बोलता है इन बॉल को दो बक्से में डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता तो ये आपका आंसर हो जाता। क्या होता या नहीं होता? अगर इन बॉल को दो बक्से में डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो आपका आंसर ये हो जाता। लेकिन यही सवाल है क्या कि और कंडीशन है कुछ? क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। कह रहा है कि कोई भी बक्सा खाली नहीं रहना चाहिए। देखो ऐसा हो सकता है ना कि ये सारा बॉल इसी बक्से में आ जाए तो ये खाली रह जाएगा क्या? बोलो। या ये सारा बॉल इस बक्से में आ जाए तो ये खाली रह जाएगा क्या? तो खाली रहने का कितना तरीका है? खाली रहने का दो तरीका है, या तो ये खाली रह जाएगा या तो ये खाली रह जाएगा। बोलो। क्योंकि कोई भी एक बॉल, सारा बॉल इसमें आ जाएगा तो ये खाली हो जाएगा। अगर एक भी बॉल इसमें आएगा तो खाली तो नहीं रहेगा। तो सारा बॉल इसमें आ जाए बॉक्स 2 में तो ये खाली रह जाएगा, सारा बॉल इसमें आ जाएगा तो ये खाली रह जाएगा। खाली रहने का कितना तरीका है? बोलो। अबे दो तरीका है यार, दो तरीका। या तो बॉक्स 1 खाली रहेगा या तो बॉक्स 2 खाली रहेगा। अरे मेरे बेटे, या तो बॉक्स 1 खाली रहेगा या तो बॉक्स 2 खाली रहेगा। तो खाली रहने का दो तरीका है। और आपसे सवाल में पूछा है खाली रखना है या नहीं रखना है? नहीं रखना है। तो ये 2 वेजेज इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है ना,
ये टोटल केसेस में ये 2 वेजेज इंक्लूड है या नहीं है? तो ये 2 वेजेज क्या करना होगा, घटाना होगा, बताओ। तो लिख लो, तो नंबर ऑफ वेज इन विच नो बॉक्स बी एम्प्टी, नो बॉक्स बी एम्प्टी, अंग्रेजी लिख लेना, इज इक्वल टू 2 पे पावर n-2 हो जाएगा। क्या आंसर बताओ, बोलो अजय। थका दिया बेटा, 5 ही सवाल बताया लेकिन बहुत मेहनत करवाया तुमको। अब जो एक काम करना, अब ये पूरा एक्सरसाइज बनाना 15.2। अब जो डाउट है अब नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है? लेकिन पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद डाउट बताएंगे, क्योंकि आगे बताने के लिए, बनाने के लिए पढ़ाना होगा ना। बोलो, हाँ पहले पढ़ाएंगे फिर डाउट बताएंगे, एक साथ बता देंगे डाउट, सब समझा देंगे। आज थोड़ा सा पहला क्लास था इसका, काउंटिंग वाला पहला क्लास था। कुछ समझ में आया काउंटिंग में क्या कैसे काम करना है? ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे सवाल तो समझ में आएगा, प्रैक्टिस करना, ठीक है? ओके 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 बेटा। ऐसे मेन जॉब वो कैसे हुआ कि डिस्ट्रीब्यूट करने? आप तो लिखा हुआ है कि टू डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी, ये ना मेन जॉब होना चाहिए था। तो मतलब काम क्या था? काम था बॉक्स, मतलब काम था बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना। सारा बॉल डिस्ट्रीब्यूट हो जाना जरूरी था, तो सारा बॉल तो डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी था, लेकिन कंडीशन के साथ था। कंडीशन क्या था कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं, तो बॉल ही ना भरना है, डिस्ट्रीब्यूट तो बॉल ही को करना है। नहीं समझ लो, क्लियर हो रहा बढ़िया से? आज तुमको ज्यादा समझ में आया, क्लास बोर्ड पे पढ़ा है ना, कॉपी में कल ठंडा लग रहा था। सर वो डाउट